हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर यूपीएससी एग्ज़ाम के मैथ सेक्शन को सोल्व करेंगे और ये एग्ज़ाम 2021 में NSEIT एग्ज़ाम एजेंसी द्वारा करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगती है तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक किंडल को $1458 में बेचने पर 35% का लाभ होता है। यदि इसे $810 में बेचा जाता तो इस पर वास्तविक लाभ यानी क्या होता। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दी हुई $1458। इसके बाद में बोल रहा है कि $1458 में बेचने पर उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 35% का। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कितनी, 100। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 135, क्योंकि यहाँ पर 35% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर 135 किसके बराबर है, 1458 के बराबर। तो 1458 अपॉन 135 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर इसको 5 से काट लेते हैं, 27 टाइम्स कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 टाइम्स। इसके बाद में 9 से कट जाएंगे 3 टाइम्स और ये कट जाएगा एक नाम 9 छंग 54 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा यहाँ पर 54 टाइम्स। तो 54 इंटू 20 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1080। तो 54 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 1080। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना प्राप्त हो गया, 1080। इसके अंदर बोल रहा है कि 810 रुपये में बेचा जा रहा है। यदि इसे 810 रुपये में बेचा जाता है तो यहाँ पर नया सेलिंग प्राइस कितना है, 810। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस यहाँ पर कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हमें लॉस हो रहा होगा। तो 1080 माइनस 810 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 190 प्लस 80 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 270। तो यहाँ पर 270 का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। 270 अपॉन कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1080 इंटू 100। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएंगे और ये कट जाएगा 4 टाइम्स। तो 100 कम 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 25% का हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉस परसेंटेज, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंसारी द्वारा क्रमशः 75 रुपये प्रति किलो दाल और 100 रुपये प्रति किलो वाली दो दालों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि ये 86.5 प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हमें दो दालें दी हुई है और दोनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस है। एक का कॉस्ट प्राइस है 75 प्रति किलो दाल और दूसरे का कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये प्रति किलो दाल। और इन दोनों को मिक्स करने के बाद में जो कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो रहा है वो कितना है, 86.5 प्रति किलो दाल। तो यहाँ पर मिक्सर और एलिगेशन लगा देंगे। तो यहाँ पर 86.5 में से 75 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 11.5। इसी तरीके से यहाँ पर 100 में से 86.5 लेस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 13.5। तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम 5 से 135 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 27 टाइम्स और ये जाएगा यहाँ पर 23 टाइम्स। तो यहाँ पर हमें जो अनुपात प्राप्त हुआ दोनों का, 27:23, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर पर आवर की गति साइकिल चलाता है तो 13.5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वो 24 किलोमीटर पर आवर की गति साइकिल चलाता है तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों अलग अलग स्पीड से यहाँ पर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जब भी अलग अलग स्पीड सेम डिस्टेंस कवर की जाए तो जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है यहाँ पर एक तो 20 किलोमीटर पर आवर और एक दिए 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो निकाल लेंगे। तो ये 4 से कट जाएंगे 5 टाइम्स और ये कट जाएगा 6 टाइम। तो यहाँ पर स्पीड का रेशो कितना है, 5:5:6। तो यहाँ पर जो टाइम का रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6:5। मतलब यहाँ पर स्पीड के रेशो का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बोला हुआ है कि 20 किलोमीटर पर आवर गति साइकिल चलाता है 13.5 मिनट देरी से पहुँचता है। यदि वो 24 किलोमीटर पर आवर की गति साइकिल चलाता है 13.5 मिनट जल्दी पहुँच जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों टाइम रेशो के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 27 मिनट। मतलब 13.5 मिनट जल्दी, 13.5 मिनट देरी और 13.5 मिनट जल्दी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 मिनट। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 27 मिनट। एक रेशो मतलब यहाँ पर 6 रेशो माइनस 5 रेशो। तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू अगर 27 मिनट है तो 6 रेशो की कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 27 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 162 मिनट। तो यदि वो 20 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो उसको 162 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर इसको हम आवर्स या घंटे में चेंज कर लेंगे तो 160/60 और यहाँ पर हमें स्पीड दी हुई 20 किलोमीटर पर आवर, तो इंटू 20 किलोमीटर पर आवर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, कॉलेज और हॉस्टल के बीच की दूरी। तो 20 से कट जाएंगे 3 टाइम्स और ये कट जाएगा यहाँ पर 5×3=15 और 4×3=12। तो यहाँ पर हॉस्टल और कॉलेज के बीच की जो दूरी आई वो कितनी आएगी यहाँ पर, 54 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पाइप है एक टैंक को 771 मिनट में भर सकता है, पाइप भी उसी टैंक को 1542 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हमें पाइप दिया हुआ है, पाइप ए दिया हुआ है 771 मिनट में भर सकता है, और पाइप भी दिया हुआ है 1542 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, जिससे जो खाली टैंक है उसकी कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो 771 और 1542 का एलसीएम होता है यहाँ पर 1542। तो हमारे पास जो खाली टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी आएगी 1542। अब यहाँ पर जो खाली टैंक की कैपेसिटी है उसमें यहाँ पर जितने मिनट में भर रहे हैं उसका भाग देंगे, तो यहाँ पर जो इन दोनों की एफिशिएंसी वो प्राप्त हो जाएगी। तो 1542 अपन 771 करेंगे तो 2, और 1542 अपन 1542 करेंगे तो 1। मतलब जो पाइप है वो 1 मिनट में 2 भर रहा है, और पाइप भी है जो 1 मिनट में 1 भर रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 1542 यहाँ पर खाली टैंक की कैपेसिटी थी, और दोनों एक साथ खोलेंगे तो 2+1 हो जाएगा, तो अपन 3 करेंगे। तो यहाँ पे कितने मिनट में भर लेंगे, तो इसका भाग दे लेते हैं, 5 या 15 और 1 या 3 और 4 या 12। तो यहाँ पर दोनों अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 5-14 मिनट में ही भर लेंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n5921 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या n का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन करने से सबसे पहले 11 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। तो इसका जो डिविजिबल रूल होता है वो क्या होता है, विषम स्थान पर रखे डिजिट्स का योग, विषम स्थान पर रखे डिजिट्स का योग और सम स्थान पर रखे डिजिट्स का योग, इन दोनों का अंतर या तो 11 से विभाज्य हो, या तो 11 से विभाज्य हो, या फिर इन दोनों का अंतर क्या हो, 0 हो। तो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या दी हुई है, n5921। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे विषम स्थान पर कौन सी संख्या रखी है और सम स्थान पर कौन सी संख्या रखी हुई। तो यहाँ पर हम 1 से लेकर 5 तक संख्या लिख लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ पर विषम संख्या, विषम जो स्थान पर है डिजिट्स रखे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा n, इसके बाद में एक हो जाएगा 9 और एक हो जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर इनका टोटल कर लेंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा n+10। इसके अंदर सम स्थान पर कौन कौन सी संख्या रखी हुई है, एक तो रखी हुई है 5 और एक रखी हुई है 2। तो यहाँ पर 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। अब इसके बाद में इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का अंतर क्या करना पड़ेगा 11। तो 11 करने के लिए क्या करना है, तो 10 - 7 करेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा 3। तो 3 में यहाँ पर क्या जोड़े जिससे कि क्या प्राप्त हो जाए हमें 11। तो 3 + 8 हो जाएगा यहाँ पर 11। मतलब यहाँ पर n की जो वैल्यू है न्यूनतम वो कितनी आ गई यहाँ पर 8, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर 8 रखने पर पूरी तरीके से यहाँ पर भाग चल जाएगा। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभ के आकार वाले कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है। तो घनाभ के वॉल्यूम में परसेंटेज परिवर्तन में यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लंबाई देख लेते हैं। तो लंबाई में कितना चेंजेज हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रही है। मतलब इसका फ्रैक्शन होता है 20% का 1/5। तो हम मान लेते हैं कि पहले जो लंबाई थी वो थी 5 थी, और 5 + 1 अब कितनी होगी 6 हो गई। इसी तरीके से चौड़ाई, चौड़ाई के यहाँ पर 25% दिया हुआ है, और इसका कितना फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 4 पहले चौड़ाई थी, अब कितनी होगी यहाँ पर 5 हो गई। इस तरीके से यहाँ पर ऊंचाई का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10। तो पहले जो ऊंचाई थी वो कितनी थी 10 थी, और अब कितनी होगी यहाँ पर 13 हो गई। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें पहले कौन क्या क्या दी हुई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी हुई है यहाँ पर 5, 4 और 10। इनको इंटू कर लेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 को 20, 20 × 10 200। और अब जो नया चेंजेज हो क्या है वो कितना हो गया 6 × 5 30, 30 × 13 करें तो 390 प्राप्त हो गया। अब बोल रहा है कि आपके आयतन में परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा। तो यहाँ पर 200 से कितना हो गया 390 हो गया। तो 190/200 × 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कर देंगे, और यहाँ पर 190 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 95% की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सीरीज दी हुई है और हमसे यहाँ पर नेक्स्ट संख्या पूछी गई है। तो संख्या दी हुई है यहाँ पर 152, इसके बाद में यहाँ पर 223, इसके बाद में यहाँ पर 300, फिर है 383, फिर इसके बाद में 472 और नेक्स्ट संख्या हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 48 + 23 71, और इन दोनों का अंतर हो जाएगा यहाँ पर 77, इनका अंतर हो जाएगा 83 और इनका अंतर हो जाएगा 89। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना हो जाएगा 6, इनका अंतर हो जाएगा 6, इसके बाद इनका अंतर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या जो होगी वो क्या होगी 89 + 6 कितना हो जाएगा 95। तो 472
प्लस 95 करेंगे तो नेक्स्ट संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगा, 5 और 2 7 और 47 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 56। तो 567 हमारे पास क्या प्राप्त हो गई, नेक्स्ट संख्या, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे सीरीज दी हुई है और इसमें पूछा हुआ कि कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ पर संख्या दी हुई है, एक तो 256, इसके बाद में 225, इसके बाद में 186 और इसके बाद में 169, फिर 144। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारी क्या है, स्क्वायर है। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। इस तरह से 225 होता है 15 का स्क्वायर, 186 किसी का होता ही नहीं है, और यहाँ पर 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर आना चाहिए था, 14 का स्क्वायर, मतलब 196। तो यहाँ पर कौन सी संख्या गलत हो जाएगी, 186, जो कि ऑप्शन टी में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन दोस्तों ए बी सी ने 12:5:10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया और 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाली। इसके अंत बोला हुआ है कि 1 वर्ष के लिए 1,47,000 कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर हमें ए बी और सी की जो बिजनेस में इन्वेस्ट कैपिटल वो कितनी बताई हुई है, 12:5:10। तो यहाँ पर इसके बाद बोला कि 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाली। तो यहाँ पर इसने 10 पूंजी के लिए कितने महीने के लिए रखा, 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर 6 महीने की जिसकी टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी, 60। इसके बाद में अभी बोल रहा है कि आधी पूंजी निकाली, तो अब कितनी हो जाएगी, 5, 10 - 5, और इसको भी यहाँ पर इसने रखा 6 महीने के लिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। तो सी की जो टोटल कैपिटल वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 60 + 30 90। इसके अंदर बोल रहा है कि केवल सी ने अपनी आधी पूंजी निकाली और किसी ने नहीं निकाली, तो यहाँ पे इन्होंने कितने महीने के लिए रखी होगी, 12 महीनों के लिए। तो यहाँ पर इसकी हो जाएगी 144 और इसकी हो जाएगी यहाँ पर 60। तो यहाँ पर ए बी और सी की जो कैपिटल आई वो कितनी आई, 144, इसके बाद में आई 60 और इसके बाद में आई 90। तो यहाँ पर इसको 3 से काट लेंगे तो ये कट जाएगा 30 टाइम्स, ये कट जाएगा 20 टाइम्स, और ये 4 × 12 8 × 24। इसके बाद में 2 से कट जाएंगे 24 टाइम्स, इसके बाद में 10 और ये 15। तो हमारे पास जो रेशो प्राप्त होगा कितना प्राप्त हो गया, 24:10:15। इसके अंदर बोल रहा है कि 1 वर्ष के लिए कुल 1,47,000 में से सी के द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ था हमें 24:10:15, और जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, 1,47,000 के बराबर। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 24 + 10 कितना हो जाएगा, 34, 34 + 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 49। तो 49 के बराबर है, और हमें यहाँ पे किसका निकालना है, 15 का, तो इंटू 15 कर देंगे। तो यहाँ पे कट जाएगा 3 टाइम्स, 3000 × 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर 45,000। तो यहाँ पर जो सी का प्रॉफिट आया वो कितना आ गया, 45,000, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 160 और 170 है, और इसके पहले 157 पदों का यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जिसमें सभी संख्याओं का जो गैप है वो क्या हो, सेम हो। जैसे कि 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन सबका गैप क्या है, सेम है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो मतलब जिनका गैप सेम हो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। इसके बाद में यहाँ पर बोला हुआ है कि 157 पदों का यहाँ पर हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a + n - 1 × d। और यहाँ पर n का मतलब होता है टोटल टर्म कितनी दी हुई है, टोटल कितनी टर्म दी हुई है यहाँ पर 157, और a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास 160, और d का मतलब होता है यहाँ पर सार्वंतर या डिफरेंसेज, मतलब जो यहाँ पर सीरीज में डिफरेंसेज चल रहा है, कॉमन डिफरेंसेज चल रहा है, वही क्या होता है यहाँ पर सार्वंतर या फिर डिफरेंसेज। तो यहाँ पे इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी में टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है TN = a + n - 1 × d। तो हमारे पास कौन से टर्म्स प्राप्त है, थर्ड टर्म्स प्राप्त है। तो यहाँ पर हम निकाल लें थर्ड टर्म्स, तो यहाँ पर थर्ड टर्म्स कितनी 170, और a बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 160 प्लस, इसके बाद में यहाँ पर n बराबर 3 बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थर्ड टर्म्स निकाल रहे थे 3 - 1 × d। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 160 + 2d बराबर कितना है हमारे पास 170। तो यहाँ पर d का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 5 d की। तो यहाँ पर 157 पदों का योगफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी में पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है
एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 157 और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी 160 इंटू टू कितना हो जाएगा 320 और यहाँ पर 156 और d की वैल्यू कितनी निकली यहाँ पर 5। तो यहाँ पर 156 में 5 से इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5 15 75 और 6 पंजे 30 मतलब 780 और 780 प्लस 320 कितना हो जाएगा यहाँ पर 800 1100। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू प्राप्त हुई 157/2 इंटू 1100। तो 2 में 1100 का भाग देंगे, नहीं 1100 में 2 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 550। तो 157 का हम यहाँ पर 550 से इंटू कर लेते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा। तो 157 इंटू 55 कर लेते हैं। 5 7 35 80 लगे 3 5 15 75 और 3 78। इसी तरीके से यहाँ पर 785 आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ 5 8 और 5 13 80 लगे 1 8 8 16 80 लगे 1। तो और यहाँ पे एक जीरो बचा तो यहाँ पर ले लिया। तो 86,350 हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 157 पदों का योगफल, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हमें यहाँ पर 2 सेलिंग प्राइस दी हुई है। एक तो सेलिंग प्राइस दी हुई है यहाँ पर 21,056 रुपये और दूसरी सेलिंग प्राइस दी हुई है यहाँ पर 10,528 रुपये। और ये बोल रहा है कि 21,056 बेचने में तो प्रॉफिट हो रहा है, 10,528 बेचने में यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस होगा इन दोनों के बीच रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बेचने में तो प्रॉफिट होता है और यहाँ पर बेचने में हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 100 रुपये का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 24% का अधिक लाभ प्राप्त होता है हानि की तुलना में। तो यहाँ पर 124 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 100 प्लस 124 मतलब 224। तो 21,056 माइनस 10,528 करेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 224 के बराबर। तो 21,056 माइनस 10,528 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10,528 अपॉन 224 और इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पर लॉस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको काट देंगे हम 4 से, 4 पंजे 20 और 6 चौको 24 और ये कट जाएगा 25 टाइम्स। इसके बाद में 4 से इसको काट देंगे 14 टाइम्स और ये कट जाएगा यहाँ पर 4 दूनी 8। इसके बाद में बचे यहाँ पर 6 चौको 24 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। यहाँ पर 14 से इसको काट देते हैं, यहाँ पर कितना टाइम्स कर जाएंगे 1 14 14। इसके बाद में बचे यहाँ पर 12 123 8 14 112 फिर 8 14 112। तो 188 इंटू 25 कितना हो जाएगा 8 25 200 80 लगे 2। फिर इसके बाद में 8 8 25 200 80 लगे 20। इसके बाद में 220 फिर यहाँ पर लगा यहाँ पर 22 22 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पर 47। तो 4700 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया लॉस प्राप्त हो गया। तो हमारे पास लॉस कितना हो गया 4700 और ये बोल रहा है कि 10,528 बेचने पर लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस वाली सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। तो 10,528 के यहाँ पर क्या है सेलिंग प्राइस, इनको ऐड कर देते हैं। तो 28 7 5 12 80 लगे 1। तो 15,228 का हमारे पास क्या प्राप्त हो गया कॉस्ट प्राइस, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 55 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं के औसत अंक क्रमशः 55 60 और 65 है तो सभी छात्रों के औसत अंक हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिजिट्स अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स कितने दिए हुए हैं 55 और फर्स्ट का एवरेज कितना दिया हुआ है 55। तो इन दोनों को इंटू कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पर सम 55 इंटू 55 कितना हो जाएगा 3025। इसके बाद में 60 इंटू 60 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3600। इसके बाद में 65 इंटू 65 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 4225। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हमारे पास 55 60 और 65। इनको तीनों को ऐड कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 55 60 कितना हो जाएगा 115 115 और 65 कितने हो जाएंगे 180। तो यहाँ पर हम तीनों को ऐड करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3000 प्लस 3000 6000 और 10,000 10,825 और ये हो जाएंगे 10,850। तो 10,850 में हम किसका भाग देंगे 180 का। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगी। इसके बाद में 1085 में 18 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 6 18 108। इसके बाद में 0 तो यहाँ पे हो जाएंगे 50। तो यहाँ पर 2 18 36। इसके बाद में 14 बचे तो यहाँ पे 140 हो गया। 8 17 कितना होता है 126। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया हमें एवरेज अंक 60
0.27 जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में सीरीज की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो बोर्ड मास के रूल का मतलब होता है बी का मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद में फिर ऑफ, फिर इसके बाद में डिवीजन सोल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, और फिर इसके बाद में ऐड करेंगे, और फिर लास्ट में लेस करेंगे। तो यहाँ पर हमें संख्या दी हुई 10,620, इसके बाद में भाग चिन्ह, फिर कोष्टक में 3/4, इसके बाद में 72 + 66 कितने हो जाएंगे 138। तो यहाँ पर इंटू कर लेंगे 138, और माइनस 20 में 4 का भाग देंगे 5, 5 × 3 कितने हो जाएंगे 15। तो यहाँ पर इसके बाद में 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स, और ये कट जाएगा 69 टाइम्स। तो 69 × 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 207, 207/2 माइनस 15 कोष्टक बंद, और यहाँ पर 10,620 में हमें भाग देना है। ठीक है, तो 207/2 माइनस 15 करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 15 × 2 30, 207 में 30 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 170/2, और यहाँ पर भाग चिन्ह में कितना है 10,620। तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,620 इंटू ये पलट जाएंगे मतलब 2/170 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 170 × 6 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1062। तो यहाँ पर 60 × 2 कितना हो जाएगा 120। तो यहाँ पर सही वैल्यू कितनी प्राप्त होगी हमें 120, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में एक टैंक को भरते हैं, और टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को 474 मिनट में भर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 पाइप दिए हुए हैं, तो हम मान लेते हैं कि एक पाइप कौन सा है ए पाइप है, और ये 711 मिनट में भर रहा है। इसी तरीके से दूसरा पाइप कौन सा है बी पाइप मान लेता है, और ये 1185 मिनट में भर रहा है। इसके अंदर बोला कि टैंक में एक रिसाव पाइप भी, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो खाली करने वाला पाइप है वो कौन सा सी पाइप है, और जब तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। तो यहाँ पर ए + बी और एक खाली कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -सी, और ये 474 मिनट में तीनों भर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर टैंक की जो कैपेसिटी निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 711, इसके बाद में 1185, फिर इसके बाद में 474, तो इन तीनों का हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9, और यहाँ पर 7 तिया 21, इस तरह 3 तिया 9, यहाँ पर 9 तिया 27 और 5 तिया 15, 1 तिया 3, 5 तिया 15 और 8 तिया 24। इसके बाद फिर 3 से काट लेते हैं, तो 7 तिया 21 और 9 तिया 27, यहाँ पर इसमें भाग जाएगा यानी 395 में, और 157 में नहीं जाएगा। इसके बाद में 79 से हम भाग देंगे, तो यहाँ पर एक बार चल जाएगा, और यहाँ पर 5 टाइम्स चल जाएगा, और यहाँ पर 2 टाइम्स चल जाएगा। तो यहाँ पर इंटू कर लेते हैं, तो 3 तिया 9, 9 × 10 कितना हो जाएंगे 90, तो 79 और 90 को इंटू करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 0, 9 नाम 81, 80 लगे 8, 963 और 8 कितने हो जाएंगे 7110। तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना है 7110। तो 7110 में 711 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 10। इसी तरीके से 7110 में हम 1185 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 6 11 66 होता है। तो यहाँ पर 6 पंजे 30 भी होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 टाइम जा सकता है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। और 7110 में हम 474 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 4 15 60, तो यहाँ पर 15 टाइम जाएगा। तो हमारे पास ए + बी, तो हमारे पास जो ए + बी और -c कितना प्राप्त हुआ 15, और यहाँ पर a + b कितना प्राप्त हो गया 10 + 6 16। तो आप यहाँ पर देख सकते हो c कितना रहा होगा, अगर a + b 16 है तो c कितना रहा होगा यहाँ पर 1 रहा होगा, क्योंकि 16 - 1 करेंगे तभी तो 15 प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोल रहा है कि रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर टैंक की कैपेसिटी कितनी थी 7110, तो यहाँ पर 7110 में हम और खाली कर रहा है 1 में, तो 1 का भाग देंगे तो कितने मिनट में खाली कर देगा 7110 मिनट में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हाईएस्ट लेंथ ज्ञात की जिसका उपयोग 48 मीटर 72 मीटर 96 मीटर और 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमें एक संख्या निकालें जिनसे इन सबको क्या कर सके माप सकें। मतलब यहाँ पर हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है 48 मीटर 72 मीटर 96 मीटर और 120 मीटर का यहाँ पर ऑप्शन से एचसीएफ निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 26 से इन सबका भाग जाएगा ही नहीं, इसके अंदर 25 से भी इन सबका भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर 24 से इन सबका भाग चल जाएगा, 24 से 2 टाइम्स चल जाएगा, ये 3 टाइम्स चल जाएगा, ये 4 टाइम्स चल जाएगा और 120 5 टाइम्स चल जाएगा। मतलब यहाँ पर 24 मीटर से हम क्या कर सकते हैं
इन सभी संख्याओं को माप सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 24 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो कि विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है को यहाँ पर 6 सेकंड में पार कर लेती है। यदि 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी ये ट्रेन गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की यहाँ पर हमें लंबाई याद करनी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दी हुई है, ट्रेन फर्स्ट की स्पीड दी हुई है यहाँ पर 136 किलोमीटर पर आवर। और इसके बाद में दूसरी ट्रेन है ट्रेन सेकंड, इसकी स्पीड दी हुई है 44 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी दो ट्रेन आपस में विपरीत दिशा में चलती हो और एक दूसरे को पार कर रही हो तो यहाँ पर टोटल स्पीड में इन दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर पास जो टोटल स्पीड आएगी वो क्या आएगी, इन दोनों को यहाँ पर जो स्पीड दी हुई इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो टोटल स्पीड आई वो क्या आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में बोल रहा है कि 6 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो यहाँ पर हमें टाइम सेकंड में दिया हुआ है जबकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दी हुई है, तो इसको हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 180 किलोमीटर पर आवर को हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे इंटू करेंगे 5/18 से। तो 180 में 18 का भाग देंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मतलब स्पीड कितनी आ गई हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। और ये बोल रहा है कि 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहा है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में 50 मीटर चल रहा है तो 6 सेकंड में कितना चल जाएगा यहाँ पर 300 मीटर। मतलब यहाँ पर जो दोनों की ट्रेन की जो यहाँ पर लेंथ आ गई वो क्या आ गई 300 मीटर। मतलब यहाँ पर दोनों ट्रेन की जो लेंथ हमारे पास प्राप्त हो गई क्या हो गई 300 मीटर। तो यहाँ पर ट्रेन फर्स्ट व ट्रेन सेकंड इन दोनों की जो यहाँ पर लेंथ प्राप्त हुई कितनी हो गई 300 मीटर। इसके अंदर बोल रहा है कि जो सेकंड ट्रेन है उसकी लेंथ है यहाँ पर पहले वाली ट्रेन की आधी। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले वाली ट्रेन 2 के बराबर थी तो यहाँ पर दूसरी ट्रेन कितनी हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर 300 कितने के बराबर हो जाएंगी 3 के बराबर हो जाएंगी और इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो ट्रेन है उसकी यहाँ पर लेंथ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली जो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 200 मीटर। इसके बाद में यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो पहली वाली ट्रेन है वो यहाँ पर 45 सेकंड में रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को या फिर किसी ट्रेन को पार करती है तो यहाँ पर दूसरे वाले जो प्लेटफॉर्म और उसके बाद में प्लेटफॉर्म और यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वो दोनों ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे बोला हुआ है कि 136 किलोमीटर पर आवर इसकी गति है, बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको किस में चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 136 किलोमीटर पर आवर दिया है तो इसको यहाँ पर मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से इंटू कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म गुजरी है तो यहाँ पर इंटू 45 करेंगे तो यहाँ पर जो जितने डिस्टेंस पार की वो प्राप्त हो जाएगी। तो 9 से 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 5 टाइम्स कट जाएगा, 2 से कट जाएगा यहाँ पर कितने टाइम्स 68 टाइम्स। तो 25 इंटू 68 कितना हो जाएगा हमारे पास 8×25 220 1700। तो यहाँ पर 1700 में से 200 मीटर क्या थी ट्रेन की लंबाई थी तो इसको लेस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो प्लेटफॉर्म की लंबाई वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 1500 मीटर क्या आ जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके आगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दी हुई है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और यहाँ पर पाई का मान दिया हुआ है 3.14। तो यहाँ पर स्पेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4πr²। 4πr²। तो यहाँ पर 4 की जगह 4 रख देंगे। इसके अंदर पाई का वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 3.14 और जो आर की वैल्यू हुई वो कितनी है 24। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे 24 इंटू 24। इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 00 हो जाएगी नीचे। तो यहाँ पर 4 से इसको काट देंगे यहाँ पर 25 टाइम्स। तो यहाँ पर 24 इंटू 24 कितने होते हैं 576। तो 314 में 576 से इंटू कर लेते हैं। तो 6 चौको 24, 8 से लगे 2, 6 2 8 और 6 3 18। इसके अंदर 7 से इंटू करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 8 और 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9 और 7 21। इसी तरीके से यहाँ पर 5 से इंटू करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 5 चौको 20, 8 से लगे 2, 5 और 2 7 और 5 3 15। अब इन सबको हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा 4, 8 8 16, 8 से लगा 1, 9 9 18। इसके बाद में 8 से लगा 1, 7 और 3 10, 8 से लगा 1। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 1,80,864। 1,80,864 में किसका भाग देना अब 1,80,864 में भाग देना है 25 का। तो यहाँ पर हम भाग दे लेते हैं। तो यहाँ पर 7 25 175। इसके बाद में हो गया यहाँ पर 58, 2 25 50 और यहाँ पर 3 25 75 हो जाएंगे। इसके बाद में 114 बचे तो यहाँ पर 4 2500 और यहाँ पर 4 2500। इसके बाद में 140 बच जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 25 125 और 15 बचे तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया हमें 7234.56, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक स्मार्ट टीवी को 1,58,000 रुपये में खरीदा गया और इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई यदि इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया तो यहाँ पर स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो यहाँ पर हमें इससे मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला कि इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई। तो यहाँ पर हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेते हैं और 15% की वृद्धि अंकित की गई तो MRP कितना हो जाएगा, यहाँ पर 115 हो जाएगा। इसके अंदर बोल रहा है कि इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया तो यहाँ पर MRP 100 के बराबर है, 10% की छूट दी तो 90 के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएंगे, इसके बाद 5 से कट जाएगा और यहाँ पर 5 से 2 बार और ये 23 टाइम्स कट जाएगा। तो 23 इंटू 9 कितना होते हैं यहाँ पर 207। तो 207 अपन 2 कर लेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें यहाँ पर 103.5। तो 103.5 क्या प्राप्त हो गया सेलिंग प्राइस। इसके अंदर बोला कि स्मार्ट टीवी पर लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 103.5। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया 3.5 का। तो 3.5 कॉस्ट प्राइस है 100 और इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया तो 3.5% क्या प्राप्त हो गया हमें प्रॉफिट परसेंट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पहला पद 2/16 है और 7:5/6 है तो यहाँ पर पूछा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। मतलब यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का 4 टर्म्स निकालना है। तो गुणोत्तर श्रेणी में टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है TN बराबर A इंटू R की पावर n-1। तो यहाँ पर A का मतलब होता है पहला पद। तो पहला पद कितना दिया हुआ है यहाँ पर 216, तो वैल्यू रख देंगे 216। और R का मतलब होता है यहाँ पर सारानुपात। तो सारानुपात कितना दिया हुआ है 5/6। और n का मतलब क्या होता है जितनी टर्म्स हमें यहाँ पर निकालनी है। तो मैं यहाँ पर कितनी टर्म्स निकालनी है 4 टर्म्स। तो 4 माइनस 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 216 इंटू, तो यहाँ पर 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5/6 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे 5/6 इंटू 5/6 3 टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में 6 की क्यूब कितनी होते हैं 216। तो यहाँ पर 216 से 216 कट जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, तो जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 5/6 का मान 675 है तो उस संख्या का 9/20 क्या होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई संख्या क्या है x है और इसका 5/6 कितना दिया हुआ है यहाँ पर 675। तो यहाँ पर 675 को हम 5 से काट लेंगे। तो यहाँ पर कर जाएंगे 5 तेरह 65 और 50 25 और 135 इंटू 6 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 135 इंटू 6, 6 पंजे 30, 80 लगे 3, 6 तेरह 78, 78 और 3 कितने होते हैं यहाँ पर 81। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 810। और ये बोल रहा है कि उस संख्या का हमें यहाँ पर क्या निकालना है 9/20। तो 810 का 9/20 निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएंगे और 81 और 9, 81 इंटू 9 कितने होते हैं 729। 729 को हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 36 दूनी 72 और 4 दूनी 8 और 1 बचे यहाँ पर। तो 364.5 हमारे पास सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% साधारण ब्याज पर x को 26,200 का एक हिस्सा उधार देता है और शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर y को उधार देता है। इसके अंदर बोला है 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 की राशि प्राप्त होती है तो फिर y को कितनी राशि उधार दी गई थी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू या मूलधन दिया हुआ है 26,200 रुपये और इसके बाद में प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 34,060 रुपये। तो मैं यहाँ पर 34,060 में 26,200 लेस कर लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा 60 8 7,860 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया इंटरेस्ट। और ये कितने वर्षों का 4 वर्षों का। तो यहाँ पर 4 का भाग दे लेंगे तो यहाँ पर 1 वर्ष का इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा। 1 चौको 4, 9 चौको 36, 6 चौको 24, 1965 यहाँ पर 1 वर्ष का इंटरेस्ट प्राप्त हो गया। इसके बाद यहाँ पर बोला हुआ है कि n ने 10% साधारण ब्याज पर x को 26,200 का एक हिस्सा उधार दिया। मतलब यहाँ पर x को कुछ हिस्सा यहाँ पर 10% पर इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है और y को यहाँ पर कुछ हिस्सा 5% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 5% पे पूरा 26,200 हिस्सा दिया गया है। तो 26,200 पे हम सबसे पहले 5% इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। इसके बाद 5 दूनी 10, 80 लगा 1, तो 1310 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया 26,200 का 5% इंटरेस्ट। तो 1965 में से हम 1310 लेस कर देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 655। तो 655 जो है वो एक्स पर हमने 10% पर जो अतिरिक्त ब्याज दिया था वो यहाँ पर प्राप्त हो गया 655। तो एक्स का 5% हम ऑलरेडी 26,200 पे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर 655 में 5 का भाग देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 131
तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 13,100 रुपये। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी 26,200, तो वाई की कितनी हो जाएगी 13,100 रुपये। तो यहाँ पर मतलब दोनों की राशि बराबर है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे डी दी हुई है, जिसमें बोला हुआ है कि 5 पे आइसक्रीम का यहाँ पे सेल्स दी हुई है 2019 और 2020 में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 2020 में बी की बिक्री और 2019 में ए की बिक्री का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर हम 2020 में बी की बिक्री, 2020 में तो बी की, और 2019 में ए की बिक्री देखनी है, और इन दोनों का यहाँ पर रेशो निकालना है। तो 2020 में आप देख सकते हो बी की बिक्री कितनी है 30 दी हुई है, और 2019 में ए की बिक्री कितनी दी हुई है यहाँ पर 60। तो यहाँ पर इन दोनों का रेशो निकाल लेते कितना प्राप्त हो जाएगा 1:2। तो यहाँ पर पास सही आंसर कितना हो जाएगा 1:2, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें पूछा हुआ है कि आलेख से आंकड़ों का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या में यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिए हुए हैं, जो यहाँ पर जो 5 डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय दिए हुए हैं, और वो 5 डिफरेंट अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मेल और फीमेल का हमें यहाँ पर रेशो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि पी से महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पी में टोटल कितनी महिला, मतलब टोटल कितने कर्मचारी हैं। पी में है 800, और यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशो कितना है पी में 3:5। तो ये 8 के बराबर हो जाएगा, और इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 500 हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, फीमेल के जो संख्या है वो यहाँ पर प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सेम डी दी हुई है, बट यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आलेख से आंकड़ों का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेक्टर क्यू से पुरुषों की संख्या और सेक्टर एस से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्टर क्यू में टोटल कर्मचारी कितने हैं 850, और यहाँ पर पूछा हुआ है पुरुषों की संख्या। तो यहाँ पर मेल और फीमेल कितना रेशो दिया हुआ है 11:6, तो ये 17 के बराबर हो जाएगा, और इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पर जो क्यू में मेल है वो प्राप्त हो जाएंगे, तो 50 टाइम्स कट जाएगा। तो 550 हमारे पास क्या प्राप्त हो गए क्यू में, जितने यहाँ पर पुरुष हैं वो यहाँ पर प्राप्त हो गए। इसके बाद में सेक्टर एस में महिलाओं की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर एस में कितने कर्मचारी टोटल 900, और यहाँ पर मेल और फीमेल का रेशो दिया हुआ है 4:5, तो 9 के बराबर हो गया, और इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर फीमेल की जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 500 प्राप्त हो गई, और ये बोल रहा है कि कुल संख्या निकालनी है क्यू और एस वाली। तो 500 और 550 कितना हो गया 1150, सॉरी 1050, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला है कि अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 की एक वसीयत छोड़ी, जिसकी आयु 16 वर्ष और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पर उन्होंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी है। तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात किया। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक की जो राशि है वो एक्स है, और दूसरे की 48,300 माइनस एक्स। इसके अंदर बोल रहा है कि यहाँ पर 16 से 19 वर्ष करना है, और यहाँ पर 17 से 19 वर्ष करना है। मतलब यहाँ पर हमें 3 वर्षों तक ब्याज लगाना है, और यहाँ पर कितने वर्षों तक लगाना है 2 वर्षों तक। तो यहाँ पर बोल रहा है 10% चक्रवृद्धि ब्याज है, और 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी है। तो यहाँ पर ये 10 के बराबर मतलब मूलधन है, तो इंटू 11 करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज प्लस मूलधन प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 3 साल तक निकालना है। ये दूसरे साल का हो जाएगा, और ये तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा एक्स को, वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये 10 के बराबर है, और इंटू 11 करेंगे तो 1 साल का हो गया, और यहाँ पर 2 साल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास 48,300 माइनस एक्स है उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है कि 19 वर्ष पे दोनों बराबर है, तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 2 11 से यहाँ पे 2 11 कट जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर 10 को इधर ले जाएंगे, और 11 को वही के वहीं रहने देंगे, तो 11x, और ये हो जाएंगे इधर 48,300 माइनस 10x। तो 10x इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। तो 21 से हम यहाँ पर इसको भाग देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 1 की 2 की 42, और यहाँ पर कितने बचे 3 1 की 63। 23,000 में पास क्या प्राप्त हो गया एक्स की वैल्यू, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।